कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानंद सागरम् अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Thank you so much. Thank you. Good evening. कैसे हो? All well? चलिए ठीक है। आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, जस्ट अ मिनट, मुझे लिस्ट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। तो जो चर्चा जो चल रही थी, हमने लास्ट जो परसों जो हमारी चर्चा हुई थी वो कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे बात आकर के रुक गई थी। पॉइंट्स और भी ज्यादा है, अंडरस्टूड। कल तो पूरा सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर में चला गया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। पहला हमने जो समझा था, कंजम्पशन ऑफ ओवरकुक फूड, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, इंडस्ट्रियल फूड एटसेट्रा। क्लियर है ये बात? यानी कि इंडस्ट्रियल फूड, पैकेज फूड किसको बोलते हैं? सारे पैकेट वाले, मैंने परसों क्लियर किया था इसके ऊपर में, ठीक है। फिर परसों हमारा पूरा सेशन मिल्क के ऊपर में ही चला था, तो वो भी पॉइंट क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड बेकरी। ओवर कंजम्पशन ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस एंड बेकरी। कंजम्पशन ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस नुकसान नहीं करता, लेकिन ओवर कंजम्पशन ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस और बेकरी आइटम ज्यादा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स के अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स है, पल्सेस में प्रोटीन है, और बेकरी आइटम रिफाइंड आटे से बनता है, अंडरस्टूड, जो आंतों पे जाकर के चिपक जाता है। ये प्रॉब्लम है। ग्रेन्स और पल्स खाने का माइनस पॉइंट क्या है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाता है, और इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चिपक जाता है। वो ग्लूटेन प्रोडक्ट है, अंडरस्टूड। जो भी कार्बोहाइड्रेट है इनिशियली वो ग्लूटेन है। अगर उसको रिफाइंड नहीं किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसको रिफाइंड कर दिया है तो फिर वो ग्लूटेन कंटेंट उसके अंदर में सरफेस पे आ जाता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ इज अ ग्लूटेन। ग्लूटेन का मतलब क्या समझते हो? ग्लूटेन का मतलब एक तो है ग्लूकोस और टेन, यानी कि वो दोनों चिपक जाता है। बेसिकली वो एक ऐसा ग्लूकोस है जो बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। दैट इज, सरल भाषा में बताऊं, इसलिए उसको ग्लूटेन बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? और अगर ग्लूटेन एक बार चिपक गया आपके बॉडी के अंदर में, तो ये भी उतना ही खतरनाक है जितना मैंने दूध के बारे में बताया आपको, अंडरस्टूड। ये भी उतना ही हार्मफुल है, खतरनाक नहीं है लेकिन हार्मफुल है, ऐसा कह सकते हैं। तो कुछ लोग आकर के मुझसे बोलते हैं कि सर मैं तो घर का ही खाता हूँ, मैं सब्जी रोटी दाल चावल। मैंने बोला ये जो सब्जी रोटी दाल चावल है ना, आप सुबह भी खाते हो और दोपहर को भी खाते हो, शाम के नाश्ते में भी यही खाते हो, रात के डिनर में भी यही खाते हो, तो आप खाली ग्रेन्स और दाल के अलावा कुछ खाते ही नहीं हो, अंडरस्टूड। ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ग्लूटेन जो है, भारी मात्रा में अगर ग्लूटेन खाया जाएगा तो नुकसान होने वाला है बॉडी को।
कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज एंड ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, जो नॉन वेज खाता है उसको भी पता है कि ये गलत चीज है। कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड सॉल्ट एंड रिफाइंड शुगर, अगर आप रिफाइंड नमक खाते हो और रिफाइंड शुगर खाते हो तो ये अपने आप में एक एसिडिक कंटेंट है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, आप रिफाइंड शुगर की तरह जैगरी, उसकी जगह पे आप जैगरी का इस्तेमाल कर लीजिए, ऑर्गेनिक जैगरी है। और रिफाइंड सॉल्ट की जगह पे आप सिंधा नमक है, या फिर ब्लैक सॉल्ट है, या फिर हिमालयन सॉल्ट है, वो वाला नमक लेना है। बेसिकली जो समुद्र से जो नमक निकाला जा रहा है ना, वो नमक अवॉइड करना है। जो पहाड़ों से जो नमक आता है ना, वो नमक खाना है। अंडरस्टैंड? आपको पता है ना, पहाड़ से भी नमक निकलता है। हाँ, यस। फिर है कंजम्पशन ऑफ कैफीन थ्रू टी, कॉफी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। अंदर एक चीज पूछनी थी कि जो सॉल्ट की बात कर रहे हैं उसमें आयोडीन कंटेंट का रहता है, तो जो रॉक सॉल्ट है उसमें तो आयोडीन नहीं रहता। तो हम तो यही समझ के खाते रहे हैं हमेशा, राइट, कि आयोडीन सॉल्ट एंड सो वो नहीं खाना है, वो इसलिए तो नहीं खाना है उतना। हमको क्या करना है उतना आयोडीन को ले लेकर? एक इंडिया में एक जमाना था, वो टाइम के अंदर में, जहां पर में माल न्यूट्रिशन वाली हालत थी इंडिया में, जब देश विभाजित हुआ था। अभी उन दिनों की बात करो तो वो 70s 80s की जो बात थी, आज भी हम उसी सिस्टम को चला रहे। तब माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन थी हमारे भारत में, तो इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे थे। अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आज की डेट के अंदर में हम लोग बहुत ही सुखी है, काफी पैसे वाले हो गए। अंडरस्टूड? तो वी कैन अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स। बेटर है उन चीज को अवॉइड कर दीजिए। नमक ही खाना है ना, तो अच्छा नमक खाओ ना। क्यों ये नमक खा रहे हो? ऑर्गेनिक नमक खाओ, केमिकल वाला नमक खा के कोई मतलब नहीं। जो सेंधा नमक आता है उसको तोड़ा जाता है, उस पत्थर को, उसको ग्राइंड किया जाता है और हम मार्केट में भेज दिया जाता है। जो समुद्र से जो नमक निकाला जाता है उसके अंदर में भारी मात्रा में टॉक्सिन रहता है, इसलिए उसको रिफाइंड करना पड़ता है, केमिकली प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर के वो नमक बनता है। यूट्यूब पे देख लेना कि वो रिफाइंड नमक कैसे बनता है, पता चल जाएगा। ठीक है? तो कंजम्पशन ऑफ कैफीन थ्रू टी, कॉफी एंड अदर नर्वस स्टिमुलेंट्स, ये चीज भी अवॉइड करनी है आपको। चाय, कॉफी और नर्वस स्टिमुलेंट्स। नर्वस स्टिमुलेंट्स में सभी चीजें आ गई। अंडरस्टूड? क्लियर है ना? ये बात मैंने दूध के सेशन में समझा दिया था कि क्यों नहीं लेना है चाय और कॉफी। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स एंड वेरियस इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, ये पीने वाले को भी पता है कि ये गलत है, तो इसमें अपने को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी पीता है, आदत से मजबूर है। कंजम्पशन ऑफ फूड इन स्ट्रेस, हरी, एंगर, एंजाइटी, वरी, टेंशन एंड डिप्रेशन, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जब भी हम कभी टेंशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, वो टाइम पे आप जरा नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, हमें भूख नहीं लगती है, हमारी भूख मर जाती है। ऐसा होता है ना? आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और एकदम से आर्ग्यूमेंट हो गया या फिर कोई स्ट्रेस वाली बात हो गई डाइनिंग टेबल पे आपस में, घर वालों के साथ में या फिर किसी और के साथ में, खाना खाने से मन ही उठ जाएगा हमारा। उठता है कि नहीं उठता है? मेरा तो आए दिन होता था, एक जमाना था आए दिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खाना रखा कि नहीं और बीवी ने शुरू किया कि नहीं, बस ये होता ही था। तो मैं बार बार समझाता था कि जब डाइनिंग टेबल पे कुछ भी खाना आता है ना, प्लीज डिस्कस मत करो कुछ भी, वो खाना जहर बन जाता है। आपको खाते खाते आपके अंदर से मालूम है ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं ना, कि वो खाना भले अच्छा हो लेकिन अंदर जाकर के वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे, पता है? वो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है अच्छे से। खा रहे मर मुरा करके, कैसे भी करके। खाने में नमक मसाला ज्यादा चला जाता है तो हम कोसते हैं, कैसा खाना बनाया तुमने। अंडरस्टूड? तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए देखो, आप मंदिरों में जाओ, आप मस्जिदों में जाओ या गुरुद्वारा में जाओ, कोई भी ऐसी होली प्लेसेस पे जाओ, वहां पर मैं कितने प्यार से और कितनी भावना से, कितने डिवोशन से बनाते हैं वो खाना। वही खिचड़ी आप मंदिर में खाओ, वही सेम खिचड़ी, सेम रेसिपी आप अपने घर पे बनाओ, आपको पसंद भी नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा उसके अंदर। इसलिए अपने भोजन को ही आप ना प्रसाद के हिसाब से बनाओ। जब भी भोजन बनता है ना, जहां पर ना आपके किचन में भोजन बनता है, तो वहां मंत्र चैंटिंग चालू रखे। पहले की जो औरतें थी वो पहले भजन कीर्तन गाया करती थी जब वो
पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। आजकल तो वो कल्चर चला गया। आजकल तो क्या है, सास भी कभी बहू थी, वो पता नहीं है, सारे सीरियल चलते रहते हैं और सब न्यूज चलते रहते हैं, क्राइम पेट्रोल चलता रहता है, कुछ नहीं है तो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये सब चलता रहता है। कुछ नहीं है तो डिस्को गाने बजते रहते और खाना बनाते रहते हैं। ये इस तरीके से खाना बनाएंगे ना तो वाहियात आ जाएगा दिमाग के अंदर में। जैसा अन्न वैसा मन, अंडरस्टूड। फिर हमारे बच्चों में, पूरे परिवार के अंदर में दिमाग में वाहियात आता है। वाहियात मतलब सब सारी नेगेटिव थॉट्स आती है उसके अंदर में, राक्षस वृत्ति आती है, अंडरस्टूड। और फिर जब वो खाना लेकर के आते हैं और हम न्यूज देखते हैं तो ओए 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 ऐसा होगा, अरे इतने फिगर आ गए कोरोना के, वो देख देख के हम खाते हैं। टेंशन जा रहा है हमारे दिमाग के अंदर में, हमारे रगों में, हमारे खून में। और चलो ये नहीं हुआ तो अगर सपोज कि डाइनिंग टेबल पे बैठे और एकदम से जस्ट अ मिनट, अब मुझे कुछ नेगेटिव याद है, मैं अपना उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू। चलिए, ये मैं टेक्निक बताऊंगा आपको। तो ये क्या होता है ना कि जैसे हम टेबल पे बैठे हैं, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, जिंदगी में कभी मैंने कई सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स का सामना किया है, तो एकदम से एक नेगेटिव थॉट दिमाग में आ गया और वो किसी के प्रति एकदम नेगेटिव विचार प्रकट होने ही वाला था, इसलिए मैंने उसको उधर ही भस्म कर दिया, जन्म ही नहीं होने दिया उसको। इसके ऊपर में आएंगे। तो ये जो होता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठे दो चार पांच लोग या दो लोग तीन लोग, हस्बैंड वाइफ या फिर माता पिता या फिर फादर और चिल्ड्रन, जो भी है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, खाना खा रहे, डिस्कशन कर रहे, ऐसा नहीं ठीक था, वो ठीक नहीं था, ये हो गया, वो हो गया, और फिर कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हॉट डिस्कशन हो जाता है, हॉट डिस्कशन हो जाता है, पता है आपको। इस हॉट डिस्कशन के कारण पूरा खाना आपका गड़बड़ा जाता है। ऐसा कितनी बार हुआ होगा आप लोगों के साथ में, आप बैठे हो खाने में, खाने के टेबल पे और कुछ चर्चा होती है ना, आधे से उठ जाते हैं लोग, पता है। डिस्कशन होते ही उनमें से एक मेंबर आधे से उठ जाता था, मैं उनमें से एक था, मैं आधे से उठ जाता था, लिटरली आधे से उठ जाता था, नहीं खाना है मुझे। तो ये क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर में ऐसे जहरीले एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं कि हमें मन ही नहीं करता, हम नहीं खाना है मुझे, छोड़ो जाने दो। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर सपोज कि एक जस्ट इमेजिन करो, आप का खाना लग गया डाइनिंग टेबल पे और एक फोन आया, और वो फोन में खबर आई कि आपका कोई नजदीक का रिश्तेदार या यार दोस्त की डेथ हो गई। अरे यार, अभी क्या होगा, खाने में मन करेगा, मन लगेगा, नहीं लगेगा खाने में मन, एकदम से माइंड शिफ्ट हो जाता है हमारा। तो वो मोमेंट में बेटर है कि उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो, क्योंकि अभी यहाँ पर में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो गए। तो इन दैट सिचुएशन नेवर ईट फूड। बेटर है कि उसको अवॉइड करो, थोड़ा सेटल करो अपने माइंड को, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, साइड पे रख दो, बाद में खा लो उसको, अंडरस्टूड। तो आदमी जब भी कोई डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है ना, माथे पे हाथ लेकर के बैठा हुआ है, तो उसको जबरदस्ती, अरे खा तो लो, खा तो लो, खा तो लो, लेकिन वो आदमी बेचारा डिप्रेशन स्टेट में है, आप उसको जबरदस्ती क्यों खिलाने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं है, लेकिन वो मोमेंट पे उसकी भूख नहीं है, उसका पूरा का पूरा फोकस, एनर्जी जो है वो वहां पर में, वो एक विचार में अटक चुका है कि ये कैसे सॉल्व हो। परेशान है वो इंसान। तो परेशानी में कभी नहीं खाना चाहिए, बेटर है अवॉइड करो उस चीज को। गॉट इट। कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एट द टाइम ऑफ एक्यूट डिजीज लाइक कफ, कोल्ड, फीवर। मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, एक मिनट। ये लिस्ट लंबी है, इसलिए मैंने इस लिस्ट को सामने रखा है, क्योंकि क्या कुछ चूक ना जाए हम इन सभी पॉइंट्स को। कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एट द टाइम ऑफ acute diseases like cough, cold, fever, loose motions, vomit, boils, pimples, etc. ये एक्यूट बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई थी। सर्दी, खांसी, जुकाम, जुलाब, दस्त, पिंपल्स, फोड़ा, फुंसी, ये जो जितने भी जो छोटे मोटे जो सिम्टोमेटिक जो बीमारी आती है ना, उस मोमेंट पे अगर आप उसको ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हो, तो ये भी हमारी हेल्थ को खराब करता है, डाइजेशन को वीक कर देता है ये, अंडरस्टूड।
तो मैंने बताया है कि एक्यूट डिजीज में कभी भी ये जो पिंपल हुआ तो उसके लिए दवाई मत लो, बुखार आया दवाई मत लो, खांसी हुई दवाई मत लो। इसको ऐसे ही ठीक करो, 2-4 दिन आराम करोगे, रेस्ट करोगे तो आप नॉर्मली हो जाओगे, एकदम अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। नेचर को टाइम चाहिए 3-4 दिन का। इस विषय में अगर आपको ज्यादा समझना है तो मुझसे अलग से पूछ लेना, मतलब सेशन में ही पूछ लेना। अभी मैं फिलहाल इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना पूरा सेशन उसी में चला जाएगा। बाद में कभी कवर करेंगे। अगर आपको इसको रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये नोट डाउन कर लेना, मुझे बाद में पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। केयरलेस टू मेंटेन फिजिकल पोस्चर्स व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वर्किंग। ये भी आज के टाइम पे बड़ा माइनस पॉइंट है। ये लोग केयरलेस है, मतलब रिक्लाइनिंग सोफे में बैठते हैं और नरम गद्दे पे सोते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना, जो अलाइनमेंट होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का, वो सारा बिगड़ जाता है। स्पाइन जो है हमारी सीधी होनी चाहिए। अभी मैं बैठा हूं, मैंने पीछे 2 तकिए लगाए, तकिए इस प्रकार से लगाए कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, मैं थोड़ा मुझे आराम मिले, ताकि मैं लंबे टाइम के लिए बैठ सकूं। मुझे मेडिटेशन नहीं करना है इस वक्त में, मुझे आपको लोगों को टॉक देना है। टॉक देने के लिए क्या है ना, बेसिकली तो ये वाला जो पार्ट है मेरा स्पाइनल, लोअर बैक, मिडल बैक, इसको अगर मैं थोड़ा सा आराम दे दूं, ये इसी कंफर्ट से कि भाई ये जो है इसको मैं सीधा सीधा रख सकूं। सीधा सीधा रखने से क्या होगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, मैं कनेक्टेड रहूंगा यूनिवर्स के साथ में। जो भी मैसेज आएगा मैं इजीली बोल पाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही बॉडी आराम से एकदम एकदम सोफे में लेट के बोलूंगा तो आप थोड़ी रिस्पेक्ट करोगे मेरी बात का। अंडरस्टूड? तो ये फर्क है। एक तो ये है। दूसरा दूसरा क्या है कि अगर हम अपना फिजिकल पोस्चर अगर हम ठीक ठाक नहीं रखते हैं तो मेन जो है, जो फिजिकल इंटीग्रिटी है आपस के अंदर में, आपस में जो ऑर्गन्स की, वो बिगड़ती है। एक के ऊपर में प्रेशर आ जाता है उसका। तो योगा में खास करके इसको बताया गया है कि आप जो हो सके उतनी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, लेटते वक्त और बैठते वक्त और खड़े खड़े। खड़े खड़े लोग क्या गलती कर देते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं कई बार, को पता है। ऐसे ही हम टाइम पास में, जैसे कॉलेज के लड़कों को आप देखो, बाहर निकलते हैं तो खंभों के पास में, पेड़ के पास में जैसे खड़े रहते हैं, टपरी बना करके एकदम 3-4-5-6-7 ग्रुप के अंदर में। तो कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई स्टाइल में खड़ा होता है। एक पैर पे ही मोस्टली होता है, वो एक पैर ऐसे क्रॉस करके खड़े रहता है। तो सारा प्रेशर आ जाता है पैर के ऊपर में। और जिन लोगों का काम ही वैसा है, जैसे शोरूम वगैरह में काम करते, जहां पर उनको ज्यादा टाइम उनको खड़ा रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी ना लोग कई बार एक साइड झुक कर के खड़े रहते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल इंटीग्रिटी, पोस्चर को सीधा रखो। ताड़ासन स्थिति जो है ना, ताड़ासन आसन वही है। ताड़ासन आसन सिखाता ही है कि आपको खड़ा कैसे रहना है। जो मैं रोज सुबह बोलता हूँ ना, ताड़ासन समस्थिति में आ जाओ, तो ताड़ासन समस्थिति को अगर आपने मास्टर किया ना, तो आप घंटों खड़े रह सकते हो, घंटों खड़े रह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम टू मेंटेन लंग्स। ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। देखो, जितने भी योगाचार्य है, जितने भी योगा इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले उनके दिन की शुरुआत लंग्स से ही स्टार्ट होता है। वार्म अप यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी ले लो आप, ऑलमोस्ट सभी लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, बाद में फिर धीरे 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 वार्म अप शुरू होता है, और फिर लेके जाते हैं फुल फॉर्म प्रैक्टिस में। बाबा रामदेव को तो सभी लोग जानते हैं। आप सुबह सुबह देख लीजिए, उसका खाली वीडियो ऑन कर लीजिए सुबह सुबह 5 बजे। वो शुरुआती वहीं से करते हैं। पहले इन्वोकेशन करते हैं और सीधा अपना इससे स्टार्ट कर देते हैं, प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, फिर अलग अलग प्रकार के 5-6 प्रकार के उसके प्राणायाम होते हैं। ब्राह्मरी भी आ जाती है उसमें। फिर उसके बाद में फिर योगा शुरू करते हैं। वो जरूरी है, क्योंकि आप जब तक लंग्स को एक्टिवेट नहीं करोगे, रात भर हम सोते हैं। अभी हम जागते अवस्था में अराउंड 30-40% हम लंग्स की कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन आप सो जाते हो, व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, आपकी लंग्स की कैपेसिटी और कम हो जाती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन और कम हो जाता है, 20% से नीचे चला जाता है। तो रात भर हम सोए रहते हैं। ये बड़ा ही एकदम आराम, ये लंग्स भी आराम करते हैं, ऑर्गन्स भी आराम करते हैं हमारे।
तो सुबह जब हम उठते हैं तो इसको पहले गर्म करना बहुत जरूरी है। इसको 20% से 80, 90, 100% तक के लेके जाना पड़ता है। इसलिए देखिए, जब भी मैं लंग डिटॉक्सिफिकेशन कराता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, पहले तीन राउंड करते हैं वहां पर मैं 3.5 से 4 मिनट हो जाता है उसमें, जो हम करते हैं सुबह में, बराबर। और फिर मैं क्या बोलता हूँ लास्ट में, इनहेल एंड होल्ड। उस वक्त पे आप होल्ड करोगे ना तो क्लोज टू 100% तक की लंग्स कैपेसिटी एक्टिवेट हो जाती है। अंडर से फिर मुखधौती श्वास करते हैं। तो मुखधौती में क्या है, श्वास को बाहर छोड़ा ब्लो करके, और फिर मैं बोलता हूँ होल्ड करो, बेली को अंदर खींच करके रखो, और जब तक संभव हो तब तक। फिर देखो, आप जैसे इनहेल करते हो तो एकदम से पूरा बॉडी अपने आप खींच लेगा एकदम मैग्नेट की तरह एयर को, और देखोगे एक जगह भी बाकी नहीं रहेगी लंग्स के अंदर। तो 100% इनहेलेशन होता है। तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। कम से कम हमें टोटल अगर आप करोगे ना तो हम सुबह सुबह लंग्स के ऊपर में अराउंड 10 मिनट्स काम करते हैं हम ओवरऑल टोटल। अंडरस्टूड? ये जरूरी है। फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा टू मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बॉडी, ये मैंने क्लियर कर दिया है। लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, पीस एंड हार्मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग यहाँ पर मैं ना गलती कर जाते हैं कि भाई लोग ये समझते हैं कि भाई हम थोड़ा जल्दी हम थोड़ा लेट सोए तो क्या फर्क पड़ता है। कोई लोग 12 बजे सोते हैं, कोई लोग 1 बजे सोते हैं, सुबह उनको उठना होता है तो अलार्म लगा देते हैं। आपको पता है अगर आप अलार्म से उठते हो ना तो आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हो, आप आधी नींद से बाहर आ जाते हो। व्हेन वी आर इन अ स्लीप तब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, सॉरी। जब आप गहरी नींद में होते हो ना तब चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। जब हम रात भर पूरी रात सोते हैं ना तो वैसे तो हर 45 मिनट से 1 सवा घंटे के अंतर में ये नाड़ियां शिफ्ट होती रहती है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी चलता रहता है हर 1.5 पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे, पौने घंटे से 1.5 घंटे के टाइम रेंज में। तो रात में भी आप देखो ना तो पूरी रात हम क्वालिटी नींद नहीं सोते, वी आर नॉट स्लीपिंग वेरी डीपली। जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है ना तब आपको शायद प्यास लगे, रात में सोए एकदम से 1 बजे चंद्र नाड़ी सॉरी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई और पता चला सूर्य नाड़ी अलर्टनेस की निशानी है, वो अलर्ट करवा देता है बॉडी को। अंडरस्टूड? और चंद्र नाड़ी जो है ना वो आपको एकदम डीप स्टेट में लेके जाता है, ऐसा डीप कोमा स्टेट हो गया या एकदम डीप सुप्त अवस्था में चले जाता है इंसान। जितना चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे उतना आदमी डीप 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 जाएगा। तो ये जो सूर्य नाड़ी है जब बीच रात में जब एक्टिव होता है, अगर बॉडी को पानी की कमी महसूस होती है, सपोज बॉडी में अगर लग रहा है कि पानी कम है तो एकदम से आप उठोगे थोड़ा पानी पी लोगे आप, होता है ना कि नहीं होता है? कब होता है? उस टाइम पे नहीं होता है जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, वही टाइम पे होती है। वो टाइम पे चेक कर लेना कौन सी नाड़ी चल रही थी, क्यों मुझे प्यास लगी है टाइम पे, क्योंकि सूर्य नाड़ी चालू थी वो टाइम पे, चालू हुई और बॉडी के अंदर में थोड़ा हीट जनरेट हुआ। तो कई बार ऐसे भी होता है हम रात भर सोते हैं तो एकदम से गर्म भी लगने लगता है हमको, लगता है कि नहीं लगता है? जब सोने गए थे तब तो नॉर्मल था, क्लाइमेट ठीक ठाक था, बराबर है, आपको लगा कि क्या बोले मतलब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीच रात में एकदम से गरम 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 होने लगा। तो एकदम से आपने वो चद्दर वदर हटा ली, पंखा वंखा तेज करने का सोच लिया, एसी है तो एसी चला दोगे। दिस इज बिकॉज सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है वो टाइम पे। सूर्य नाड़ी रात भर में जब 2 बार आती है, 2 से 3 टाइम वो एक्टिव होती है। अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हो तो 2 ही टाइम एक्टिव होगी, 7-8 घंटे की नींद लेते हो तो और से 3 से 4 टाइम हो जाएगी। तो एक टाइम आपको जब वॉशरूम जाना होता है तब भी एकदम सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, और आपको जब आप चंद्र नाड़ी में स्थिति में रहते हो ना तब वॉशरूम का एहसास भी नहीं होता है हमको। लेकिन जैसे ही वो बॉडी का क्लॉक एकदम वो सूर्य नाड़ी की तरफ जाएगा, फटाक से बॉडी को अलर्ट सिग्नल भेजेगा, सुसु आई है, जाकर के करके आ जाओ। होता है कि नहीं होता है? वो टाइम पे आप चेक कर लेना कि कौन सी नाड़ी चल रही है। इसलिए ना भले ही आप 12 बजे सो, 1 बजे सो,
और आप भले ही सुबह 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, बट यू आर नॉट स्लीपिंग वेल। अंडरस्टूड? अच्छे से सोने के लिए रियलिटी में कहूं, एज पर द योगिक साइंस 8 बजे ही सोने जाना चाहिए, लेकिन हमारी वो सुविधा नहीं है, हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम 8 बजे सोने चले जाएं। अगर 8 बजे नहीं सो सकते हो तो फिर 9 बजे सोने चले जाएं। 9 बजे भी संभवतः बहुत कम है, बहुत ही कम है। कम लोगों की जिंदगी में ये ये सुविधा उपलब्ध है कि जहां पर मैं उनकी सारी चीजें कंट्रोल में और वो 9 बजे सोने चले जाएं। अगर वो नहीं होता है तो फिर 10 बजे सोने चले जाएं। 10 और 10:30, बस उसके बीच में सोने चले ही जाना है, सोना ही है। अगर आप लेट जाओगे 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, तो फिर क्या होगा ना कि जो हीलिंग का टाइम है बॉडी का, वो निकल जाएगा। एक्चुअल में बॉडी का जो बायोरिदमिक जो साइकिल है, 3 पहर में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। पहला जो पहर जो शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त से, वो सात्विक पहर है। अंडरस्टूड? और आयुर्वेद के हिसाब से कहूं, आयुर्वेद और सेम ही है। सात्विक और उसका जो नेचर जो बनता है, जो क्वालिटी जो बनती है, वो वात प्रकृति है, यानी कि इट इज एन एयर एलिमेंट और सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड एयर एलिमेंट। सुबह सुबह आप जब उठते हो 4 बजे या 5 बजे उठते हो ना, तो वो टाइम पे ना एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट भारी मात्रा में एक्टिवेट होता है। ऑलमोस्ट 95 to 100% तक एक्टिव रहता है वो। इसलिए सुबह सुबह योगा करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना बड़ा अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, जिमिंग करना, पसीना निकालना बड़ा अच्छा लगता है। और सुबह सुबह ही शरीर मल मूत्र पसीना ज्यादा छोड़ता है। जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो मॉर्निंग में ही होता है। पूरे दिन थोड़ी इतना डिटॉक्सिफिकेशन होता है जितना सुबह सुबह होता है। क्योंकि क्या होता है ना, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट अपने आप ज्यादा एक्टिवेट रहता है और वो पुश कर देता है। जो भी वेस्ट रहता है बॉडी के अंदर में, उसको थ्रो करता है बाहर। बाहर निकालने के लिए हमको अपान वायु की जरूरत पड़ती है। शरीर के भीतर में 5 प्रकार के वायु होते हैं। अंडरस्टूड? जो अपान वायु है वो लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट है, बिलो द बेली, बिलो बेली जो है हमारा, बिलो द नेवल पार्ट, वहां से वो बेसिकली वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में है, ऐसा कह सकते हैं। और हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां पर में है। तो वहां से जो हवा बाहर निकलती है या फिर जो मल मूत्र पसीना, इवन जो स्पर्म जो इजैकुलेट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अपान वायु। अपान वायु उसको पुश करता है। उदान वायु चेस्ट में है। हम जो थोरासिक जिसको बोलते हैं ना, ये पूरा रीजन, ये उदान वायु है। उदान वायु को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर उदान वायु आपका कमजोर रहेगा तो आप प्राण शक्ति अच्छे से नहीं ले पाते हैं। यू आर नॉट एनफोर्सिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमें चाहिए। अंडरस्टूड? इसलिए जो मॉर्निंग में जो मैं लंग डिटॉक्सिफिकेशन कराता हूँ, प्राणायाम कराता हूँ, वो उदान वायु को एक्टिवेट करने के लिए करता हूँ, कहता हूँ। थोरासिक रीजन, सीधा इसका कनेक्शन हमारे ब्रह्मरंध्र के साथ में है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ में है। तो उदान वायु जो है वो एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। उदान वायु, अपान वायु। उदान वायु अपर रीजन में है, उदान वायु लोअर रीजन में है। फिर आता है प्राण वायु जो सेंटर ऑफ द बॉडी में है, जहां पर में हमारा कूर्म नाड़ी है, या यूं कहो कि कंद स्थान है, या एक और इसका शब्द, एक दूसरे शब्द में कहूं तो जो मणिपुर चक्र है, वो हमारा वहां पर में प्राण वायु है। अंडरस्टूड? अगर आप यहां पर में किसी को मारोगे तो इंसान एक बार बच भी जाएगा, चाकू ठोक दोगे या कुछ भी करोगे, लेकिन जो मणिपुर चक्र है वहां पर में आप चाकू घुमा दो, तलवार घुमा दो, आदमी मर जाएगा वो, क्योंकि वहां प्राण वायु है। प्राण वायु इंसान को जिंदा रखता है। अंडरस्टूड? जो लाइफ है ना, जो धड़कन जो हमारी चलती है बॉडी के अंदर में, जो लाइफ चल रही है, वो प्राण वायु है।
रिगार्डिंग माय पॉइंट। और मणिपुर चक्र ही मेंटेनेंस सेंटर है, मणिपुर चक्र मेंटेनेंस सेंटर है, समझ में आ रहा है ना। मणिपुर चक्र बॉडी का सेंटर है, मणिपुर चक्र मेंटेनेंस सेंटर है। वो इसलिए मेंटेनेंस सेंटर है क्योंकि मणिपुर चक्र हमारे पूरे शरीर का सेंटर है। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का भी एक सेंटर होता है ना, जैसे पृथ्वी का एक सेंटर है। अगर आप इसको नापोगे, मेजर करोगे, तो उसका जो फिगर आता है ना, इट इज 3.65 समथिंग आता है। मेजर करके देख लेना, अंडरस्टूड। पृथ्वी की जो गोलाई है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे ना, तो 3.6 कुछ करोड़ में आ जाएगा। वैसा तो ये सेम चीज हमारे पूरे बॉडी में है, ये सेम चीज हमारे चेहरे में भी है। अगर यहां से यहां अगर आप इसको टोटल करोगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो वो 3.66 कुछ आएगा। देखना, ये नाक की जो नोक है वो सेंटर है हमारे चेहरे का, और यहां से ये कान से ये कान सेंटर नाक की नोक है। यहां पर में हम जो टीका लगाते हैं कि अगर ये अपर पार्ट ऑफ ये जो स्कल है हमारा पूरा फोरहेड और ये स्कल, ये पूरा जो है ना, ये थर्ड आई क्यों है कि असल में थर्ड आई यहां पर में नहीं है, सीधा इसके बीचों बीच अंदर में है। इसका सेंटर और इसका सेंटर, फोरहेड और बैक साइड ऑफ द हेड और साइड ऑफ द हेड, ये दोनों का बीच का जो सेंटर मिलता है ना, वो थर्ड आई है। वहां पर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, अंडरस्टूड। वहां पर में एक राय के दाने के बराबर का एक छोटा सा एक टुकड़ा है बीच में, जिसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर उसको भी आप नापोगे तो वो भी 3.66 कुछ आएगा। ये नाप को मेजर करके आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी उतना ही आएगा, अंडरस्टूड। ये उंगली को भी अगर आप सपोज की लेंथ उसकी मेजरमेंट करके उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी 3.66 कुछ आएगा। ये पूरे हाथ को मेजर करके आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी वही आएगा, फिगर ही वही आने वाला है, अंडरस्टूड। तो जो नंबर 9 है उसका टोटल मारोगे उस फिगर का, मैंने क्या बोल रहा हूँ 3.66 समथिंग कुछ आ रहा है, हम अंदाज से पकड़ते 3.6, तो 3 + 6 कितना हुआ? 9 हुआ। तो 9 इज द नंबर ऑफ यूनिवर्स। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो किलोमीटर है, उसका टोटल मारो, नंबर 9 आएगा। उसको डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा, 3.6 के आसपास। आ रहा है समझ में मेरी बात? तो ये जो है हमारा मणिपुर चक्र जो है वो लाइफ है, यहां पर में प्राणवायु है। उदान वायु नीचे आया सबसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, जहां पर में लोअर ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं। जो उदान वायु, अपान वायु उसके कंट्रोल में, उपान वायु, फिर आता है प्राणवायु, फिर आता है उदान वायु यहाँ चेस्ट में, अंडरस्टूड। फिर आता है व्यान वायु जो पूरे शरीर में है, व्यान वायु टोटल पूरे शरीर में है। फिर आता है क्रीकर वायु, जो आंख की पुतलियां, ये वो जो छोटे छोटे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं एकदम अलर्ट, ऐसे ऐसे वो सब चीजें कंट्रोल करता है। खैर उतने डिटेल में नहीं जाना, ये 2-3 चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि भाई मैं असल में क्यों बोल रहा हूँ कि स्लीप नेसेसरी है हमारे लिए। तो ये जो है, इसको अगर हमें अच्छा, हमें उसको हेल्दी रखना है तो इसके लिए हमें सोना बहुत जरूरी है। कोई भी तुरम खान योगी को आप देख लो, वो भी सोता है, भले चाहे 2 घंटा सोएगा, लेकिन सोएगा जरूर। एक नींद ही एक ऐसी अवस्था है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप एक रात जागरण कर लो, दूसरी रात जागरण करके मुझे दिखा दो, दूसरी रात भी आप कैसे तैसे जागरण कर लोगे, तीसरी रात जागरण करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप उपवास कर लोगे, महीना 2 महीना, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, मर्जी उतना उपवास कर लोगे आप, लेकिन सोए बगैर नहीं रह सकते हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि आप मास्टरी लेके आओ अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, और अपनी नींद की स्लीप कोटा को रिड्यूस करो,
कम टाइम में ही आप पूरे अपने शरीर को जितनी नींद की जरूरत है वो आप उस लेवल पे चले जाओ, दैट इज अ अचीवमेंट। लेकिन नींद तो चाहिए ही। अगर कोई 8 घंटा सोता है और वो सोचने लगे कि भाई मैं कल से 4 घंटे की नींद ही करूंगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। उसका बॉडी टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। अगर आप 8 घंटे की नींद करते हो, उसमें से अगर आपको 7 घंटे पे आना है, फिर 6 घंटे पे आना है, फिर 5 आवर्स, फिर 4 आवर्स पे आना है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस। पूरा बॉडी का साइकिल आपका सेट होना चाहिए उस टाइम के लिए। आपका एक एक ऑर्गन उतने टाइम में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेना चाहिए, उसको वो हीलिंग हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप रेस्टलेस फील करोगे अगले दिन। तो असल में आप देखो तो जो यूनिवर्स का जो टाइम है, बायोरिदमिक जो साइकिल है, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 12 बजे तक, यूं कहूं कि 12 बजे से पहले पहले वात 10 बजे तक, असल में 9 बजे तक वात प्रकृति चलती है, सात्विक। फिर ट्रांजिशन होता है 9 बजे के बाद, थोड़ा थोड़ा ट्रांजिट होता है, वात से आगे बढ़कर के पित्त की तरफ जाता है। तो थोड़ा पित्त एक्टिव हो जाता है 11 बजे के आसपास हमारे बॉडी के अंदर में, और 12 बजे एग्जैक्टली पित्त एक्टिव हो जाता है। पित्त इज अ फायर एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड अ फायर। अंडरस्टूड? तो वो टाइम पे हम बड़े ही जोश में होते हैं कि ये काम कर दूं, वो काम कर दूं, सारा काम हम निपटाने का सोचते हैं। स्पेशली मोस्टली 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद हम हमारा पीक परफॉर्मेंस का टाइम है वो। और वही मोमेंट पे हमारा डाइजेशन नेचुरली एक्टिवेट रहता है, इसलिए उसी मोमेंट पे आप जो खाते हो ना, अच्छे से डाइजेशन होता है उसका, क्योंकि जठराग्नि एक्टिवेट है। आ रही है बात समझ में? और फिर शाम को 6 बजे के बाद, मोस्टली 7 बजे के आसपास, ये पित्त से ट्रांजिट होकर की कफ की तरफ जाता है, विच इज द पीरियड ऑफ लेजीनेस। जैसे ही आप सूर्य ढल जाता है, कफा शुरू हो जाता है, तो सुप्त अवस्था में शरीर चला जाता है हमारा, धीरे 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 उस दिशा में जाता है। 8 बजे तक तो है ना, आपको बगास आने शुरू हो जाते हैं, यॉर्निंग शुरू हो जाती है, बॉडी एकदम ढीला ढीला होने लगता है, काम करने को मन नहीं करता है, आराम करने को मन करता है। असल में देखो, प्रकृति में सभी जीव प्राणी को देखो, वो 8 बजे सोने चले जाते हैं, सो ही जाते हैं। हम जागते रहते हैं 12-1 बजे तक। तो 8 बजे से ही, जैसे ही अगर आप सोने चले जाते हो ना, उसी सॉरी, जैसे ही 8 बजते हैं ना, हीलिंग बॉडी के अंदर में, हीलिंग का टाइम शुरू हो जाता है नेचुरली। लेकिन हम सोते नहीं है, बॉडी को चाहिए नींद। अगर वो बॉडी सोएगा तो हीलिंग एनर्जी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी, वो पड़ी रहेगी एक बाजू, क्योंकि उसको चाहिए जीरो इंटरफेरेंस। कॉन्शियस माइंड का जीरो इंटरफेरेंस चाहिए उसको। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ गहरी बीमारी का इलाज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनेस्थेसिया दे देते हैं ताकि आदमी सोता रहे पूरा दिन। आप देखो, जितना भी लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो बोलते हैं हम दवाई खाते, नींद बड़ी आती है हमको, पूरा दिन सोए रहे, ऐसा लगता है कि सोते रहे। यस और नो? व्हाई? क्योंकि वो मेडिकल साइंस को पता है, ये जागेगा तो ये सोचता रहेगा कब ठीक होगा, कब होगा, बेटर इसको सुला दो। अंडरस्टूड? इसलिए क्या होता है ना, आप कोई भी गोली खाओ, बुखार की गोली खाओ, नींद आएगी आपको, कोरोना की गोली खाओ, आप पड़े रहोगे बस दूध की तरह एकदम। ऑपरेशन भी करना है तो इसको एनेस्थेसिया देना ही पड़ेगा। तो असल में क्या है ना कि वो बेसिकली क्या है, अगर आप अच्छे से सोओगे, जल्दी सोओगे, तो बॉडी को पूरा वक्त मिलेगा हील करने के लिए, अदरवाइज वो हील नहीं होगा, आधा अधूरा रह जाएगा। अंडरस्टूड? सेकंड नंबर में, आप अगर सपोज कि अलार्म लगा करके उठते हैं, तो ये बड़ा सा प्रॉब्लम है ये। वाई? क्योंकि जब मैंने शुरुआत कहां से की थी, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। हम जब गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर में जो माइंड जो रहता है ना, वो पूरा बॉडी जो रहता है, वो चंद्र नाड़ी का प्रभाव रहता है वो उस समय।
अब गहरी नींद में अलार्म बजा, टंग डंग डंग डंग, एकदम से बॉडी को इतना जबरदस्त एडजस्ट करना पड़ता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर में, एकदम से उसको चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी की तरफ, उसको नेचुरल नहीं लेकिन उसको फोर्सिबली भेजना पड़ता है वहां पर बॉडी को। तो बॉडी गोज अंडर स्ट्रेस। अलार्म से आप उठते हो तो आपको रिलैक्स थोड़ी फील होता है, यू फील स्ट्रेस। अरे यार जाना पड़ेगा क्या, जरूरी है क्या, चल यार स्नूज कर देता हूं 10 मिनट और। अंडरस्टूड? बिकॉज बॉडी इज फीलिंग स्लीपी, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है, माइंड को रेस्ट नहीं मिला है। अंडरस्टूड? उसको रेस्ट चाहिए। जब आप 8 बजे अगर सोने चले जाते हो, इफ यू गो टू स्लीप एट 8 और 9, तो सबसे पहले फिजिकल बॉडी रेस्ट लेता है, फिजिकल बॉडी के अंदर में आराम आता है। जितने भी जो हमारे जो मेन बड़े बड़े ऑर्गन्स है, हाथ पैर, लोकोमोटिव ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं मैं, 10 और 12 के आसपास में, 12 बजे के आसपास में इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, उसको रेस्ट मिलना शुरू होता है। 12-1 बजे तक तो क्या होता है ना कि जो हमारे हाथ पैर मुंह, जिससे ये आंखें, जिससे हम ज्यादा काम लेते हैं पूरे दिन भर में, उसमें हीलिंग होती है। फिर मिड नाइट में ऑर्गन्स की बारी आती है। अंडरस्टूड? भीतर जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं उसकी बारी आती है। और फिर जब मिडनाइट से जब जो जो लेट नाइट की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 1 बजे के बाद की बात करूं तो मैं, फिर वो सारा मन पे काम होता है। सारा काम मन पे होता है, एकदम गहरी अवस्था में होते हैं हम लोग। बड़ी डीप स्लीप मोस्टली जनरली 12 बजे के बाद ही आती है, उसके पहले भी आती है, ऐसा नहीं आती है। तो वो जो गहरी अवस्था होती है ना, वहां पर में डीप रूटेड जो हमारे जो डैमेज हुआ है बॉडी, उसको हील करता है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम होता है यहाँ पर में, सर्विसिंग का काम होता है बेसिकली। इसलिए मैं जल्दी सोने के लिए कहता हूँ। जल्दी सोना चाहते हो तो सबसे पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि मोबाइल को थोड़ा हमें दूर रखना पड़ेगा। मैं अपने मोबाइल को कम से कम 10 फुट दूर रखता हूँ। आप लोग कितना दूर रखते हैं? तकिए के बिल्कुल बगल में है। हाँ, तो कहाँ से फिर नींद आएगी आपको? बेस्ट क्वालिटी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके रेडिएशन आपको परेशान करेंगे। मेरा जो मोबाइल रहता है ना, जहां पर मैं सोता हूँ, मैं अपने से 10 फुट की दूरी पे रखता हूँ। मैं अलार्म लगाता हूँ, लेकिन मैं अलार्म डेडलाइन का लगाता हूँ। अगर मान लो कि मैं नहीं उठा तो ये टाइम पे तो अलार्म बज ही जाना चाहिए। हालांकि मैं उससे 2 घंटा पहले ही उठता हूँ, मिनिमम 1-1.5 घंटा पहले उठता हूँ मैं उससे। लेकिन क्या होता है कि मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ना, तो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर में। क्योंकि ऐसा हुआ था पहले, पिछले साल मैं अपने ही कॉन्फिडेंस में चल रहा था, और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से रोज मैं 3:30-4 बजे उठता था। उतने बजे मेरा उठने का टाइमिंग ही वही है। लेकिन एक दिन प्रोग्राम में ऐसा हुआ, अगस्त का महीना था पिछले साल, मिड ऑफ द अगस्त कुछ था, डे आई डोंट रिमेंबर, 15-16 अगस्त के आसपास रहा होगा। 5:30 बज गए, मैं उठा नहीं। और 5:30 बजे हमारा योगा करने का टाइम था, और मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, फोन मेरा साइलेंट पे। क्या हुआ ना कि लोगों की वाइब्रेशंस ने मेरे को उठा दिया। अरे मैडम, अरे 5:30 बज गए, क्लास करनी थी ये टाइम पे, सभी लोग वेट कर रहे थे मेरे। मैसेज आ गया, सर टुडे क्लास नहीं, आज क्लास नहीं, आज क्लास नहीं क्या? तो मैंने जैसे उठा ना, उठ के ही मैंने देखा, और 5:30 में थोड़ा सा वक्त कम था। आई मीन 5:30 बजे नहीं थे, 5:15 कुछ बजे थे। मैंने बोला टुडे विल स्टार्ट एट 5:45, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। 15 मिनट के अंदर में मैं स्नान किया, वॉशरूम। लकीली मेरा डाइजेशन इतना जबरदस्त है, क्योंकि मैं फूड ही वैसे फॉलो करता हूँ, तो उठते ही मेरा मोशन फटाक से बाहर आता है। तो वो सब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेडी होकर के मैं हड़बड़ी में सब कुछ कर रहा था। इसलिए उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं डेडलाइन का अलार्म रखूंगा।
डेडलाइन, ताकि एटलीस्ट मुझे हड़बड़ी ना करनी पड़े। अगर जब मेरी क्लास है, सपोज की 6 बजे की क्लास है, तो मैंने डेडलाइन 5 बजे का रखा हुआ। मैं उठता हूँ 3:30-4 बजे, 5 सवा 5 बजे का रखा हुआ है मैंने, जो बचता है। और मैंने बहुत ही लाइट म्यूजिक रखा हुआ है उसका। मेरी नींद बहुत ही सेंसिटिव है, अंडरस्टूड। अगर आप चलोगे ना मेरे पास से, तो भी मेरी आंख खुल जाएगी ऐसे, मैं इतना अलर्ट रहता हूँ। तो ये जो है नींद हमारी जो है वो क्वालिटी नींद होनी चाहिए। आप अच्छे से सो, इस प्रकार से जल्दी सोओगे तो मोबाइल, जल्दी सोना है तो आपको मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा 10 फुट की दूरी पर। गॉट इट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोने से पहले अगर आप न्यूज देख रहे हो या फिर किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो, किसी दोस्त के साथ में या किसी कलीग के साथ में, या कोई बिजनेस की चर्चा चल रही है, यू विल डिस्टर्ब योर स्लीप माय डियर फ्रेंड, यू विल डिस्टर्ब योर स्लीप। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी पे चर्चा करोगे तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, फिर 1.5 घंटा आपको खाली बिस्तर पे यहाँ वहां करवटें बदलना पड़ेगा। बस 1 घंटा आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? करवटें बदलते रहते हो, आधा घंटा इस तरफ आधा घंटा इस तरफ, ये नहीं हो रहा, अरे नींद नहीं आ रहा, खड़े हो गए, कुछ फ्रिज में घूम के आके किचन में देख लेते, कुछ खा ले, या फिर मोबाइल देख लिया, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, फिर नींद आती है, उसमें 1 घंटा चला जाता है। सोने का इरादा था 10 बजे, किसी के साथ डिस्कशन विस्कशन कर ली और नींद आई आपको 11:30-12 बजे। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, क्यों? क्योंकि आपने कुछ इस प्रकार से किया है। इसलिए बेटर क्या है ना, देखो जितने भी कामयाब इंसान है ना, वो अपने टाइम को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको पता है ये मेरा एम्प्लॉय है, उसको परेशान होने दे, वो सीक्रेट उसको नहीं बताएगा, वो सीक्रेट उसको नहीं बताएगा। बहुत कम लोग सीक्रेट बताते हैं ऐसा, कि सोने के टाइम पे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अभी अभी तो बहुत अच्छा है कि अभी तो जितने भी सक्सेसफुल कामयाब इंसान होते हैं ना, कि जो कॉमन कॉल अटेंड करने के लिए कोई दूसरे आदमी को उन्होंने हायर किया हुआ है, और उनके पास में जो मोबाइल जो रहता है ना, जो नंबर रहता है ना, वो खाली अपने एकदम इमरजेंसी पर्पस के लिए दिया रहता है। अंडरस्टूड? ताकि क्या होता है ना, वो आराम से सुकून से 8 बजे तक अपना सारा नित्यक्रम खत्म करे, फैमिली के साथ टाइम वाइम स्पेंड वेंड कर पूरा करके 10 बजे सोने चले जाते हैं वो लोग, और सुबह उठते हैं आराम से 4 बजे 5 बजे, और आप उठते हो 6 बजे और रगड़ते हो अपने आप को, अरे बॉस के लिए काम करना है, ऑफिस में जाना है, चलो 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 जल्दी भागो जल्दी भागो। बॉस अच्छी से नींद ले रहा है, योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान व्यान कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सब चीज कर रहा है, और आप बॉस प्राणायाम ये सब कुछ कर सके इसलिए आप उसके लिए जल्दी उठ करके ऑफिस में जाते हो और देर रात तक जागते रहते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दिस इज द टायरेनी, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं ये करता था, अंडरस्टूड, लेकिन मैंने अपना नियम बना लिया था। फिर बाद में जब मुझे सब चीज पता चलने लगी ना, फिर मैंने बोल दिया कि मुझे ये टाइम पे फोन मत करना। मैं अपने कलीग को बोल देता था, मैं अपने क्लाइंट्स को बोल देता था, प्लीज डू नॉट कॉल मी आफ्टर दिस टाइम, कुछ भी हो कल बात करेंगे। वर्क while you work, play while you play, eat while you eat, sleep while you sleep. Understood my point? तो ये चीज का ध्यान में रखो। खाना खाने के टाइम पे भी अगर आप मोबाइल अटेंड कर रहे हो तो आप अपना खाना डिस्टर्ब कर रहे हो। खाना खाने के टाइम पे हमेशा नियम बनाओ कि बात ही नहीं करनी है किसी के साथ, नो डिस्कशन, मौन व्रत बनाओ, बस इन्वोकेशन करो, प्रार्थना करो, मंत्र उच्चारण करो और आराम से खाना खाना शुरू कर दो। ईट ईट इन अ साइलेंट कंडीशन। तो अगर आपकी ये हैबिट है कि खाते वक्त टीवी देख रहे हो और बात कर रहे हो और डिस्कशन चल रही है, तो मैंने पॉइंट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अभी से खाते वक्त, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, पिन ड्रॉप साइलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको बोल दीजिए, जब भोजन हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेगा ना, आधा घंटा तो आपके साथ टाइम स्पेंड करो। एक जीव, एक लाइफ अपनी लाइफ को डिवोट कर रहा है आपकी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए।
देखिए हम प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें भी लाइफ है, करेक्ट? उसमें भी लाइफ है। प्रकृति ने उस लाइफ को इसलिए बनाया है ताकि वो हमारे लिए हमारी लाइफ को चला सके। भगवत गीता में क्लियरली लिखा है, अंडरस्टूड, क्लियरली लिखा हुआ है कि हर जीव के लिए एक जीव कुर्बानी देता है। उसके लिए एक श्लोक है, मुझे बरोबर याद नहीं आ रहा है, जीवस्य जीवो जीवनम, ऐसा कुछ है। हर जीव के लिए एक जीव कुर्बानी देता है। अंडर जैसे बिल्ली का जन्म इसलिए हुआ है, बिल्ली इससे क्रिएट हुई ताकि वो कुत्ते का खुराक बन सके, वरना कुत्ता खाएगा क्या? अंडरस्टूड? तो हमारे लिए प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें इसलिए बनाई है कुदरत ने ताकि हम वो खाकर की जिंदा रहे, हमें नरिशमेंट मिले अच्छे से। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो जब आप भोजन ले रहे हो तो रिस्पेक्ट, उसकी कदर करो। भले ही वो लाइफ बोल नहीं सकती है क्योंकि हम उतने सेंसिटिव नहीं है, हम उनकी एनर्जी के साथ में कैलिब्रेटेड नहीं है, वी आर नॉट कैलिब्रेटेड विद दैट एनर्जी। अगर आप ज्यादा मेडिटेटिव बन जाओगे तो आप इजीली कैलिब्रेट कर लोगे अपनी एनर्जी को, उस प्लांट, उस फ्रूट, वो वेजिटेबल या जो भी है, आप उसके साथ में उसके ताल में ताल मिला लोगे, उसको वो क्या, उसके अंदर में क्या चल रहा है ना, आप उसकी एनर्जी को सेंस कर लोगे। इसलिए बड़े बड़े योगी जो होते हैं ना, वो क्यों एक टाइम खाने के लिए प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो खाली इसलिए खाते हैं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। अंडरस्टूड? आप जितना ज्यादा खाने को भोगोगे, देखिए ये मैं आज जो भी मैं ये स्टेटमेंट जो बोलने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ओवर ईटिंग करोगे, कभी आपकी जिंदगी में सुख नहीं आएगा। सुख का मतलब खाली पैसे से नहीं है। पैसा भले आपके पास में बेशुमार रहने दो, लेकिन अगर आपको अगर शारीरिक सुख ना मिले, स्वास्थ्य का सुख ना मिले, मन की शांति ना मिले, तो भी वो दुख है ना, है कि नहीं है? ओवर ईटिंग करोगे, दुख आएगा, भले ही फिर आपके पास में करोड़ों रुपए क्यों ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, ओवर ईटिंग का मतलब क्या हुआ पता है? हमने किसी और के हिस्से का हमने खाया है। प्रकृति अबेंडेंस में देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का खा लो। अंडरस्टूड? किसी और के हिस्से का हमने भोजन ले लिया, इसका मतलब साफ साफ है। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे अभी अभी पूछ लेना। मैं क्या बोल रहा हूं वापस रिपीट करता हूं कि अगर आप ज्यादा मात्रा में भोजन खाते हो, भूख से ज्यादा, खाली एंजॉय करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा और थोड़ा और दबा दबा के खा ले, तो आप क्या कर रहे हो पता है? दुख को निमंत्रण दे रहे हो। इस तरीके से, क्योंकि आप किसी और के हिस्से का आप खा रहे हो। प्रकृति ने उसको अबेंडेंस में इसलिए दिया ताकि कभी भी कमी ना हो किसी को भी। इस जगत में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए प्रकृति अबेंडेंस में पैदा कर रहा है। अंडरस्टूड? लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप दबा दबा के खाओ। दबा दबा के खाओगे तो प्रकृति आपको सजा देगा ही। कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगी, बलगम होगा, हर चीज होगी, परेशानी होगी, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेसफुल वातावरण हो जाएगा शरीर के भीतर, मन अशांत रहेगा, इनडाइजेशन होगी, होगी होगी, शरीर खराब होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। प्रकृति आपको इस तरीके से परेशान करेगा। परेशान नहीं करेगा, वो तो लॉ है उसका। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। इसलिए खाना खाने के वक्त अगर आप सचेत होकर के, अलर्ट हो, अवेयर होकर के आप भोजन करोगे ना, तो आप देखो जहां पर में आप 4 रोटी खाते थे, आप 3 रोटी, 2 रोटी पे आ जाओगे। बिकॉज यू आर गिविंग टाइम टू लिसन टू योर बॉडी। While eating, you are silent, so your body is giving you signal, और वह सिग्नल को पकड़ सकोगे कि हाँ बस अभी यहां स्टॉप करना है मुझे। दूसरी बात कि उसका पूरा आनंद उठाओ। जो भोजन आप ले रहे हो ना, किसी लाइफ ने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है, तो उसको आप उसका पूरा का पूरा आनंद लो, स्वाद का आनंद लो। पेट भर जाएगा, तृप्त हो जाओगे आप। बी ग्रेटफुल। अंडरस्टूड?
सोने के लिए भी ये नियम कड़क बनाना पड़ेगा आपको। While you are sleeping, focus on sleeping. सोने से पहले, अभी जैसे कि ये बातें हम सुन करके आप सोने चले जाओगे तो बड़ा अच्छा लगे, सुकून की नींद आएगी आपको। लेकिन अभी आपने कुछ दूसरा कुछ देखना शुरू कर दिया और एकदम धमाल मस्ती सब चलेगी, नींद खत्म हो जाएगी आपकी। अंडरस्टूड? सोने से पहले एनवायरनमेंट बनाओ अपना, रूम का अपना, कि आपको सोना है, आप एनवायरनमेंट बनाओगे, माहौल बनाओगे तो ही आप सो पाओगे अच्छे से, अदरवाइज कहाँ सो पाओगे आप अच्छे से। यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, साउंड स्लीप नहीं आएगी। लेट सोओगे तो एक स्ट्रेसफुल रहता है, पता है, एक स्ट्रेस रहता है माइंड में। मैं भी कई बार लेट सोया हूँ, 12-1 बजे, 1:30 बजे, ऐसे आंखें, पता है, भारी भारी रहता है सर, एकदम से आंखें भी भारी भारी हो रहती है। अच्छे से सुकून से सो ना। अंडरस्टूड? ये दो चीज का खास ध्यान में रखो आप। जल्दी सोओगे, जल्दी अपने आप उठ जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर रात तक काम करने की अगर आदत है तो बेटर है जल्दी सो, सुबह जल्दी उठ करके काम करो। अब्दुल कलाम जी जल्दी सोते थे, 10 बजे सो जाते थे। वो ये सोचते थे कि उनका ये एटीट्यूड था कि 10 बजे सो जाओ, 3:30-4 बजे उठो और वो टाइम पे काम करो, जो काम आपको करना है। वो टाइम पे प्रोडक्टिविटी भी हमारी हाई लेवल पे होती है। फ्रेश माइंड विल गिव यू फ्रेश थॉट्स। अंडरस्टूड? क्लियर? होलिस्टिक लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है ये। जल्दी सोए, जल्दी उठे, कम खाओ गम खाओ। मेरी माता हमेशा बोलती थी ये, कम खा गम खा। मतलब क्या हुआ पता है? भोजन कम खाओ, जो गम है ना, गम गम यानी कि जिंदगी में जो हमें गम आते हैं हमें, बराबर, उसको पचा जाओ, उसको ज्यादा खाओ। हम गम को खाते नहीं है, हम गम को समाज में छोड़ते रहते हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। उसको डाइजेस्ट करो। जितना आप अपने गम को डाइजेस्ट करोगे उतना ही आप ऊपर उठोगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। अंडरस्टूड? और कम खाओगे तो शरीर की शक्ति बढ़ेगी, अंदर की शक्ति बढ़ेगी। जितने भी महान इंसान बने हैं ना वो सभी 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 लोग बहुत ही कम खाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज्यादा खाएंगे हमसे काम नहीं होगा। वो लाइट से लाइट भोजन लेते हैं। वो जल्दी सोने वालों में से है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, महान, फेसबुक का मालिक ले लो, जेफ बेजोस ले लो, वर्ल्ड का बिलियनर ले लो, बराबर है, बड़े बड़े योगी संत महात्मा को ले लो, उनको पता है ये सारे नियम। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। उनको पता है कि अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, वहीं पर उसी वक्त फैसला लेंगे हम। बड़े बड़े डिसीजन वो लोग सुबह 4 से 7 के बीच में लेते हैं। अंडरस्टूड? ये उनका साइंस है, यही उनका सीक्रेट है, क्यों उतने सक्सेसफुल है वो। बड़े बड़े डिसीजन अर्ली मॉर्निंग लेते हैं वो लोग। पूरा दिन वो लोग सोच विचार बड़ा करते हैं, फिर वो सोचते हैं चलो ठीक है, अभी यूनिवर्स को दे दे कि कल सुबह उठते ही जो फ्रेश पहला जो थॉट आएगा, वो थॉट पे हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। वो टाइम पे आपका अंदर का इंट्यूशन एक्टिवेट रहता है। अंडरस्टूड? इसलिए जल्दी सोना जरूरी है। जल्दी सोओगे तो आप साइलेंस में रहोगे, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग नहीं उठे हुए रहते हैं। आपके पास में वक्त है खुद के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। आपका माइंड भी फ्रेश है कुछ सोचने के लिए। जब तक आप सही सोचोगे नहीं तब तक आप एक्शन नहीं ले पाओगे। अंडरस्टूड? आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए जल्दी सो जाए और जल्दी उठे। क्लियर? चलिए, आज का जो कंटेंट था वो मैंने क्लियर किया है, कल आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं ले लेता हूं आपके। क्या आया है? ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी टू बी टोटली अवॉइडेड एज वेल। 100%, 100%, बराबर। ओके, दूसरा क्या सवाल है? वी टेल स्टोरीज टू किड्स टू मेक देम स्लीप, इज इट रिकमेंडेड? स्टोरीज पॉजिटिव होनी चाहिए, इंस्पायरिंग होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए।
डरावनी स्टोरी रहेगी, सो जा, वो क्या बोलते हैं ना, पुलिस आ जाएगी, सो जा, पायरेट्स आ जाएगा, सो जा, पायरेट्स वाली स्टोरी बोलोगे, डाकू मंगल सिंह वाली स्टोरी बोलोगे, फिर यार कौन है वो, यार वो कैरेक्टर शोले फिल्म का क्या नाम है उसका, जो भी नाम है उसका, गब्बर सिंह, हाँ? गब्बर सिंह, हाँ, सो जा भाई, गब्बर सिंह आ जाएगा। अगर वैसी स्टोरी कहानियां बताओगे तो आप अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग नेगेटिव कर दोगे, अंडरस्टूड। तो बेचारा डरावना हो जाएगा वो, क्योंकि सोने के अब बहुत ही जबरदस्त इन्होंने सवाल पूछा है, मानना पड़ेगा ये, एक्चुअली पता है, इसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये इसके ऊपर में पूरा एक सेशन लेना चाहिए मुझे, कि स्लीप प्रोग्रामिंग, वंडरफुल। आई एम रियली हैप्पी टू समीर जी कि मुझे एक नया कंटेंट दिया। ये जो चीजें है, जस्ट अ मोमेंट, समवन इज कॉलिंग मी। तो ये जो है अपना स्लीप प्रोग्रामिंग जो रहता है, स्लीप प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अगर आप सुलाते हो तो उनको आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ सुलाएं, पूरा उसको पॉजिटिव 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 ही बात करें उनके साथ में, अंडरस्टूड। जस्ट अ मिनट। दरवाजा बंद कर, सॉरी। तो हाँ, तो सोने के टाइम पे आप स्लीप प्रोग्रामिंग करें, अंडरस्टूड। जब हम सोने जाते हैं वो टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। म्यूट रखे, किसका अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट रखो। हाँ, तो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की तरफ, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ वो ट्रांजिट करता होता है। तो वहां पर में एक विंडो ओपन हो जाता है। आप कोई भी अगर कमांड पास करते हो, कोई भी मैसेज पास करते हो, तो माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उसकी पैटर्न बन जाता है, पैटर्न बन जाती है उसकी। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके बच्चे में कोई ऐसी हैबिट है जिसको आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे इसको कवर करना है, तो उसके लिए आप जो ना स्लीप प्रोग्रामिंग करें, सोते वक्त उसको कमांड दे। ये कमांड कैसे देना है, पॉजिटिव कमांड देना है। किस तरीके से देना है, सपोज कि अगर बच्चा बेड वेटिंग करता हो, रात को पेशाब कर देता हो, तो ये नहीं बोलना है उसको कि तू पेशाब नहीं कर रही है, तू पेशाब मत कर, तू पेशाब नहीं कर रही है। ये नेगेटिव कमांड है, क्योंकि उसमें नहीं 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 आया। तो पॉजिटिव कमांड देना है, यू आर स्लीपिंग वेरी वेल, आप बहुत ही अच्छे से सो रहे हो। आप देखो गूगल में आपको एफर्मेशन मिलेंगे, कमांड्स वैसे मिलेंगे। ये अपने आप में एक थेरापी है ये। तो ये क्या होता है ना कि आप बच्चे को सुलाते वक्त, सपोज कि अगर वो पढ़ाई में कमजोर, आपको लग रहा है पढ़ाई में कमजोर है, तो उसको बोलो तू बड़ा ही इंटेलिजेंट है, तू बहुत ही क्लेवर है, तुझे स्टडीज में बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा है, तू मन लगा करके पढ़ रहा है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। जैसे उनको लगे साइंस या मैथमेटिक्स कमजोर है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स में आपको नंबर 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है आपको मैथमेटिक्स करने में, साइंस पढ़ने में, मन लगा के पढ़ रहे हो सारे, उसको वैसी बातें बोलो। तो आप देखोगे अगर आप इसको लगातार 21 डेज के लिए ऐसे कमांड करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे ना, तो आप उसमें बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। बदलाव दिखेगा उसमें, बच्चे में एकदम से उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी एकदम से। तो ऐसी हर चीजों पे आप कर सकते हो ऐसा प्रोग्रामिंग, अंडरस्टूड। तो
बच्चे को सुलाते के वक्त कभी भी न टीवी चलना चाहिए, न मोबाइल चलना चाहिए, खाली एफर्मेशन चलनी चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन। तो क्या होगा ना, वैसे वो फॉर्म हो जाएगा। क्या आया था सवाल? विल टेल शो विल, ठीक है, वो तो मैंने समझा दिया। इन फीवर आफ्टर व्हाट टेम्परेचर वी शुड गिव मेडिसिन, देना ही नहीं चाहिए, कोई भी टेम्परेचर पे नहीं देना चाहिए। अगर आपको फीवर से फियर आ जाए तो मेडिसिन दे दीजिए। अगर फीवर से फियर आ जाए, डर आ जाए मन में, कॉन्फिडेंस हिल जाए, नेचर के प्रति अगर कॉन्फिडेंस चला जाए, देन गिव मेडिसिन। अंडरस्टूड? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, इसके लिए हमें पहले फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल ही वैसा बना है। कुछ भी छोटा मोटा हुआ तुरंत जाकर की दवाई ले लो, डॉक्टर के को रेकमेंड करो और दवाई ले लो। अंडरस्टूड? आदमी घबरा जाता है, कुछ हो गया तो, ज्यादा हो गया तो, कभी ना कभी तो मरने ही वाले हैं, तो मौत से क्यों घबराना है? हम लोग थोड़ी ये स्टैम्प पेपर पे साइन लेकर के आए कि नहीं इतने साल जिंदा ही रहेंगे, वो हमें पता नहीं है। दैट इज अ हिडन मिस्ट्री, कब जाएंगे वो हमें नहीं पता है। तो फियर किस बात का है पता है? मौत का फियर है, जिंदा रहने का फियर नहीं है। तो ये वही इंसान इस चीज को ओवरकम कर पाएगा जो अपने अंदर में जो फियर है उसको वो ओवरकम करेगा। मेरे अंदर में बिल्कुल भी फियर नहीं है, पता है, मैं इसलिए रिस्क ले लेता हूँ अपने बॉडी को लेकर के। खास करके जब मुझे बुखार हुआ था कोरोना के टाइम पे ही, अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो 3-4 दिन के लिए मैंने अपने सेशन भी बंद थे हमारे, तो मुझे लोगों ने बोला कि आप प्लीज जरा चेकअप करवा लो। अपने घर वालों ने भी बोला, मेरे भाई का भी फोन आया, चेकअप करवा लो, क्योंकि सिम्टम्स वही थे सारे, बराबर है। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे बोला कि आपके घर में बच्चे हैं, एक बार चेक तो करा लो ना, फिर भले ही जो आपको ठीक लगे वो करो। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट किया। टेस्ट बोले तो कोरोना टेस्ट नहीं किया, लेकिन ऐसे ही उसने टेस्ट किया, बोले कि सिम्टम तो है लेकिन आपको क्या लग रहा है? मैं बोला मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर मुझे जानता है, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे चुपचाप है ना 3-4 दिन आराम करना चाहिए, बस मुझे तो ये लग रहा है और मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ तो बस ठीक है, आप जानते हो आपको क्या करना है। मैं बोला मैं इसलिए आया आपके पास में क्योंकि मुझे खाली एक फैमिली का पीयर प्रेशर था कि एक बार जरा चेक करा लो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इसलिए घर में। मैं बोला ओके ठीक है, कि नहीं नहीं कोई नहीं आप जाओ मैडम। मैं बोला आप बोलो तो टेस्ट करा लेता हूँ मैं। नहीं नहीं कुछ कराने की जरूरत नहीं है, देखो अगर आपको होगा नहीं होगा ना, खाली पीली डाल देंगे कि आपको है, बेटर है कि मत कराओ चेक, बराबर है ना आप। क्योंकि मैं जब गया ना तो मैं एकदम फुल एनर्जी में था, मैं बुखार था मेरा 101, मैं था फुल एनर्जी में। मैं आ गया, मैं कुछ नहीं, नारियल पानी पिया, 2-3 दिन आराम किया, 2 दिन कंप्लीट नारियल पानी पे था मैं, टोटल कोकोनट वाटर। और तीसरे दिन फिर मैं फ्रूट खाया, सलाद खाया और सूप पिया शाम को। चौथे दिन फिर मैंने खिचड़ी खाई। 5वें दिन नॉर्मल हो गया। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मली था, 94 95 94 95 चल रहा था। कमजोरी थी बॉडी में क्योंकि मैं फास्टिंग कर रहा था ना, लिक्विड डाइट पे था, फ्रूट पे था, सैलेड पे था। नॉर्मल हो गया। मैंने घर पे ही रखा था, थर्मोमीटर चेक कर रहा था। तो ये क्या होता है ना कि मुझे फियर नहीं है, इसलिए मैंने ये मेरे ऊपर में ये आजमाया। ये वही लोग कर पाते। मैं आपको आज ही मुझे विचार आया था कि मैं ये शेयर करूंगा कि ये लाइफस्टाइल में अगर मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ द कंप्लीटली मेडिसिन फ्री अगर आप जीना चाहते हो ना, तो उसके लिए चाहिए हिम्मत, जिगर चाहिए। नॉलेज भले ही आप कितना पालो, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि इश्यू कहां पर है पता है ना, आपके सामने पूरी फौज है। किसकी फौज है पता है? अज्ञान व्यक्तियों की फौज है, इलिटरेट लोगों की फौज है। अंडरस्टूड? जिसको इस विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं कहता हूं कि नारियल पानी पीना चाहिए, डॉक्टर बोलता है कि पोटेशियम इतना बढ़ जाएगा तो गंभीर अवस्था में पहुंच जाओगे। इतना फर्क है पता है, इतना डिफरेंस है।
प्रिस्क्रिप्शंस में। जो पेशेंट मेरे पास में आया कोरोना ठीक करने के लिए, मैंने कहा कि आप नारियल पानी पे रहो 3 से, जब तक आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता तब तक नारियल पानी पे रहो। और अगर उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर बोलता है पागल हो गया है, पोटेशियम बढ़ जाएगा तेरे बॉडी के अंदर में और ज्यादा तेरी हालत खराब हो जाएगी। इतना फर्क है, आप समझ रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मेरे पे विश्वास किया, तो उनका कोरोना ठीक हुआ मेरे तरीके से, विदाउट एनी मेडिसिन। कोरोना उनको डिटेक्ट हुआ, वो सब कुछ किया उन्होंने, गए टेस्ट वेस्ट करवाई, डॉक्टर के साथ बात की, डॉक्टर ने कहा अभी जो करना है, यहाँ क्वारंटाइन होना है, होम में घर में क्वारंटाइन होना है। मैं बोला, मैंने वो मुझसे पूछते थे, मैं बोला अगर भरोसा है, खुद पे भरोसा है और मुझ पे विश्वास रखते हो, लेकिन आप पे भी भरोसा होना चाहिए। अगर आपको हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है और मुझ पे भरोसा है, तो फिर आप होम क्वारंटाइन हो जाओ, दवाई बवाई लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलूँ वो करो बस। वो आपका आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर में। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, लोगों का है ना टेंशन लेवल बढ़ने लगता है, तो वो स्ट्रेस को मैं हैंडल नहीं कर सकता, वो आपको ही हैंडल करना है अपने आप को। पिछले साल अक्टूबर महीने में मुझे बुखार आया था, मुझे अक्टूबर महीने में। तो जो मेरे मेंटर थे, मैं उनके ही कनेक्शन में था, तो मैंने उनकी गाइडेंस ली। तो मेरे मेंटर ने कहा कि भाई हिम्मत है ना, मैं बोला पूरी हिम्मत है भाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या करना है, बस ठीक है, मॉरल सपोर्ट के लिए मैं आपको खाली आपके साथ बातचीत करता रहूंगा। तो मैं कुछ नहीं, 2 से 3 दिन वो टाइम पे भी ओनली नारियल पानी और कुछ नहीं, बुखार चला गया अपने आप। अंडरस्टूड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं इसलिए ये कर पाता हूं क्योंकि मेरे अंदर में फियर नहीं है, बस मुझे कॉन्फिडेंस है नेचर के ऊपर में, प्रकृति के ऊपर में। तो अगर आप सपोज कि अगर आप ये सवाल पूछते हो कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर में, पहले तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो ना, टेम्परेचर जैसे ही 99 पे पहुंचा और आपने उसी वक्त कंप्लीट फास्ट पे चले गए, ओनली कोकोनट वाटर पे चले गए, टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा 100, 101, 103, 104, 5 तक नहीं जाएगा, रेयर केस में जाएगा वो। अंडरस्टूड, रेयर केस में जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ ये खेल मत खेलना, खुद के साथ कर लेना, बच्चों के साथ मत करना। बच्चों के साथ में तो क्या होगा ना कि फिर उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है वो हमें नहीं पता है। मेरी बेटी को बुखार आया था, 101 बुखार आया था। जब मुझे बुखार आया था अप्रैल महीने में, मेरी बेटी को भी बुखार आ गया था, 101 बुखार चढ़ गया उसको। वो मेरी बेटी है, वो मुझ पर भरोसा करती है। इसमें मैंने उसको पूछा बेटा क्या करना है, तुम बोलो तो डॉक्टर के पास लेके जाओगे, नहीं पापा आप बोलोगे मैं वो करूंगी। तो 12 साल की लड़की ने, मैंने जो बोला उसने वो किया। तो मेरी वाइफ भी बोल रही थी यार इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास। में नहीं लेके जाना, अगर ये बोलेगी लेके जाना तो ही मैं लेके जाऊंगा। अगर इसका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कि आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, तो फिर बस मुझे विश्वास है, पापा भी तो ठीक हो ही जाते हैं ना अपने आप। तो मैंने उसको रूम में रख दिया, मैं बोला ये रूम से तू बाहर मत निकलना। उसको नारियल पानी पिलाया, उसका टेम्परेचर तो 48 घंटे में नीचे आ गया, विद इन 2 दिन बस। आज आज बुखार आया, कल का पूरा दिन, परसों ठीक हो गई, नॉर्मल, एकदम एकदम नॉर्मल टेम्परेचर आ गया उसका। दूसरा कोई पेरेंट होता ना, सीधा भागते थे डॉक्टर के पास में, क्योंकि टाइम ही वैसा चल रहा है, डरावना टाइम चल रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना, और बच्चों पे कोई रिस्क लेता भी नहीं है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो ये क्या है ना कि विश्वास है, मैंने मेरा कल्चर ही मैंने अपना बना दिया है वैसा। तो मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पे चलती है। अंडरस्टूड। इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पहले आप अपने ऊपर में आजमाओ खुद को, अगर आपको लगे अभी हाँ परिणाम आ रहा है, फिर करो। और बुखार में आपको बताऊं बहुत ही नॉर्मल चीज है, वो आएगी आएगी, वो आती है। अगर वो नहीं आती है दैट मीन्स फिर हम उस कैटेगरी, भगवान को भी आ जाता है यार, जितने भी कृष्ण राम जितने भी, सबको बुखार आता था। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ द नेचर, यूनिवर्स का वो नेचुरल फिनोमिना है, वी कैन नॉट अवॉइड। अंडरस्टूड। वो अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है जो जरूरी है, इट इज कमिंग फॉर अवर बेटरमेंट, हमारी अच्छाई के लिए वो आता है।
अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लेमन वाटर विथ हनी इज इट अल्कलाइन? ना, यस इट इज एब्सोल्युटली अल्कलाइन। आप ले सकते हो उसको, मैं भी लेता हूँ उसको, ठीक है। एनर्जी बूस्टर है, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, लेना चाहिए। और कोई सवाल? गुरुजी आपने कहा था कि मशरूम नहीं खाना चाहिए। हाँ, मशरूम नहीं खाना चाहिए, बराबर है, मशरूम नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, ऑनियन नहीं खाना चाहिए। बट मशरूम तो प्लांट है ना गुरुजी, तो डेड प्लांट है। मशरूम खा करके आप मेडिटेशन करो तो मुझे आप देखो आपका माइंड कितना फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, मुझे बता देना। अभी आपने मशरूम नहीं खाया और वो टाइम का आपका स्टेट ऑफ माइंड का देखना, मेंटल लेवल की जो फ्लक्चुएशन है उसको नोटिस करना, बॉडी के अंदर में एजिलिटी लेवल देखना, लथार्जी है कि ज्यादा एक्टिव है, बराबर है। पहले जरा देख लो, टटोल लो, फिर कल मशरूम खाओ, और मशरूम खाने के बाद क्या होता है जरा उसके ऊपर में जरा देखो बॉडी में क्या हो रहा है। तो आप देखोगे बॉडी आपका थोड़ा लेजी लेजी होना शुरू हो जाएगा। बट उसमें विटामिन्स रहते हैं, विटामिन्स उसमें डेड रहते हैं। प्लांट, इट इज अ डेड प्लांट। वो भले ही प्लांट है लेकिन वो डेड प्लांट है। वो कुछ पौधे ऐसे भी, देखो ये धरती पे करोड़ों प्रकार के पौधे बन रहे हैं, करोड़ों प्रकार के हर्ब्स उग रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सभी खाने लायक है। जो भांग है जिससे कोकेन बनता है वो भी एक हर्ब ही है, दैट इज ऑल्सो हर्ब। मारीजुआना एक हर्ब है, पता है? मारीजुआना को प्रोसेस करते हैं, कोकेन बन जाता है वो। भांग क्या है, चरस क्या है, गांजा क्या है, वो भी तो हर्ब ही है ना, प्लांट है वो भी। इट इज अ हर्ब, इट डजंट मीन्स कि उसको खाओ। अंडरस्टूड? तो नेचर ने हमको सेंस दिया है। अगर आप अवेयरनेस के साथ में ट्रीट करोगे किसी प्लांट के साथ में, तो वो प्लांट आपको बता देगा कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मशरूम एक ऐसा, उसका लुक ही वैसा है, आपको मन ही नहीं करेगा खाए उसको। अंडरस्टूड? मशरूम देखने से सबको थोड़ी मन करता है, लेकिन सामने एप्पल को रखो, हाँ सब सब खा लेंगे। जितने भी 100 जन के सामने आप एप्पल को रखो, आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आएगा, सब लोग एप्पल खा जाएंगे। लेकिन मशरूम को रखोगे, रिजल्ट बहुत छोटा आएगा उसका, देखना परसेंटेज बहुत कम तादाद में आएगा, क्योंकि देखने ही से ही मन नहीं करता है कि इसको खाए पहले तो गुरुजी इसी विषय पर मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल कि जैसे करेला भी है, तो करेला यूजुअली जैसे आपने और एक कहा था कि बच्चा दूध भी हम लोग देते हैं तो वो पीता नहीं है यूजुअली, बिकॉज इट इज नॉट इन सिंक विथ नेचर फॉर ह्यूमन बीइंग। तो करेला भी देते हैं तो करेला भी नहीं खाता है, बट करेला तो खाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा मुझे। नहीं, करेला भी नहीं खाना चाहिए इतना। करेला इट इज अ मेडिसिनल वेजिटेबल। देखिए जिसका स्वाद ऐसा हो जिसको हम इजीली नहीं ले सकते हैं, जैसे कि आप पानी को गटक जाते हो ऐसे, बराबर है। क्यूकुम्बर ऐसे ही खा जाते हो, कोई एफर्ट करना पड़ता है उसको। टमाटर काटा ऐसे ही खा गए, कोई एफर्ट करना पड़ा, स्ट्रगल आया बॉडी को? नहीं आया ना। बस लौकी को भी आप ऐसे ही खा लोगे, स्ट्रगल नहीं आएगा, उसकी स्किन मोटी है, छील छील दो खा जाओ, आपको स्ट्रगल नहीं फील होता है बॉडी में। लेकिन कोई टेस्ट ऐसा है जिसका टेस्ट ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है ना, वो हमें इंडिकेट करता है कि इट इज ये इसको भोजन के हिसाब से नहीं लेना है, इट इज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। करेला खाओगे डिटॉक्स होगा, बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है वो, लेकिन इट इज गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर साफ करना चाहते हो, करेला खा जाओ, फटाक से कचरा बाहर निकलेगा पूरा पेट से। लेकिन करेले को पका दोगे तो वो भी डेड बन जाएगा, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। करेले का जूस पियोगे, आधे घंटे में टॉयलेट जाना पड़ेगा आपको। अंडरस्टूड? ये उसकी क्वालिटी है कि आप करेला खाओगे, पेट को साफ करेगा वो, खून को शुद्ध करेगा वो, वही हमें चाहिए।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका स्वाद जो है ना वो हमें दर्शाता है। आंवला, आंवला आप 10 खा के दिखा दो मुझे एक बार में, लोग एक भी नहीं खा पाते, पता है। मैं खा सकता हूं, मैं 5-5, 10-10 खा जाता था एक बार में। मैंने कहा कि ये ज्यादा ही स्ट्रांग है, किसी ने मुझे सिखाया, मेरे गुरुजी ने, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर है इसका, खट्टा, इसको ऐसे मत कंज्यूम करो। ये एक आंवला बोले तो 10 नींबू के बराबर है। 3 से 5 आंवला पर डे कंज्यूम करो, लेकिन इसको जूस में बना करके कंज्यूम करो, अदरवाइज ये कुछ और इसका रिएक्शन आ जाएगा। 5 आंवला पर हेड, पर पर्सन, अगर 5 आंवला खाता है एवरीडे, उसका पेट अच्छा साफ रहेगा, विटामिन सी जबरदस्त रहेगा पूरे दिन, जबरदस्त। स्किन भी अच्छी रहेगी, माइंड भी फ्रेश रहेगा, पेट जो साफ होगा, बेहतरीन साफ होगा पेट। पेट साफ करना बहुत ही जरूरी है। आपका पेट डेली बेसिस पे क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, 95% तक क्लीन हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? 95% तक क्लीन हो जाना चाहिए। मुझे, मेरा डाइट ही वैसा है जैसे मैं पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार जाता हूँ लेटरिन के लिए। इतना सर्कुलेशन अच्छा है, प्रोसेसिंग अच्छा हो रहा है अंदर। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि 24 घंटे में एक ही बार होना चाहिए, ये गलत है। खाते कितनी बार हो आप? 3 टाइम खाते हो तो 3 टाइम मोशन पास होना चाहिए। 2 टाइम खाते हो तो 2 टाइम मोशन पास होना चाहिए, क्योंकि दोनों का टाइमिंग भी अलग है। आप खाओ 3 टाइम और जाओ 1 टाइम, ये कहां, ये सेल्फ, ये मैथमेटिक्स ही गलत है। आपने 8 बजे खाया सुबह, बराबर है, तो ठीक 12 घंटे के बाद वो बाहर आना चाहिए, 12 घंटे के भीतर भीतर बाहर आना चाहिए। तो शाम को 8 बजे तक बाहर आ जाना चाहिए, या उससे जल्दी भी बाहर आ। कुछ फूड ऐसे भी होते जो जल्दी बाहर आ जाता है। मैं 12 घंटा हायर साइड पकड़ के चल रहा हूँ। आपने दोपहर को खाया, रोटी खाई, चावल खाया, 12 घंटा लगता है उसको, 12 से 14 घंटे में वो बाहर आना चाहिए। वो 24 घंटे को हम एक बार समझते हैं। चलिए, 8 बजे खाया आपने, नाश्ता किया, तो शाम को 7-8 बजे के आसपास, 7 या 9 के बीच बीच में आपको एक मोशन राउंड लग जाना चाहिए, बराबर है। हम उल्टे से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोपहर को जो आपने खाया 12 बजे के आसपास, तो 14 घंटा पकड़ के चलो। सपोज कि आपने 2 बजे खाया दोपहर को, तो रात के 2 बोले तो 12 घंटे हुए, बराबर है। सुबह के 4 या 5, 14 घंटे हो गए, 14 से 15 घंटे हो गए। तो अर्ली मॉर्निंग का राउंड लगता है वो। शाम को 7-8 बजे भोजन लेते हो, उसका भी 12, अगर आपने अनाज लिया तो वो भी 12 से 14 घंटा पकड़ के चलो आप। तो शाम का 7-8 बजे का अगर आपने लिया है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे के आसपास राउंड लगना चाहिए आपका। होता है क्या किसी का ऐसा? आप में से किसी का भी ऐसा होता है? केवल एक ही राउंड लगता होगा मॉर्निंग में, जब उठते होगे ना, वही राउंड लगता होगा आपका बस, ऑलमोस्ट। हाँ, श्वेता जी कर रहे हैं कि उनका वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मिनिमम 2 टाइम होना चाहिए। अगर आप 2 टाइम ग्रेन खा रहे हो, 2 टाइम ग्रेन या कुक फूड, वॉट एवर, इफ यू आर ईटिंग 2 टाइम्स कुक्ड मील, मिनिमम 2 टाइम्स आपको मोशन आना ही चाहिए 24 घंटे में। 12 घंटे की एक साइकिल में आपको आना चाहिए। 24 घंटे में डिवाइड कर दो तो 12-12 घंटे में आपको दो बार आ जाना चाहिए, मोशन आना ही चाहिए। गुरुजी, एक सवाल है कि हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो वो तो कंज्यूम भी हो सकता है ना। हम अगर 2 टाइम लेते हैं और हमारा एक्टिविटी लेवल अगर है ग्रेन तो इतना एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के अंदर में, उसका नियम है। कितना भी एक्टिवेट, कितना भी आप एक्टिविटी कर लो, बराबर है, कितना भी आप, मैं 4 से 5 घंटा योगा करता हूँ, मेरे जितनी अगर एक्टिविटी आप करते हो ना, तो भी मैं, मुझे 2 से 3 टाइम अगर आता है, मैं बड़े अच्छे से मैं पचा लेता हूँ उस भोजन को, बर्न कर देता हूं मैं उस चीज को। योगा में क्या बताया है पता है? डाइजेशन को, जो भोजन है वो अंदर शरीर को जला देना चाहिए उसको।
उसका रस बन जाना चाहिए। जो खाते हैं उसका अगर रस नहीं बनेगा तो वो रक्त नहीं बनेगा। अगर वो रस नहीं बना तो खत्म, वो सीधा चिकना वो म्यूकस बन जाएगा। वो जो भोजन नहीं पचा, जो भोजन का रस नहीं बना, वो कुछ नहीं बनता है, वो म्यूकस बन जाता है बॉडी के अंदर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करने, वो बॉडी इज नॉट विलिंग टू एब्जॉर्ब, इसलिए वो म्यूकस बन गया। तो अगर आप 1 किलो ग्रेन खा जाते हो, आपको उसमें से 80 to 90, 1 किलो के सामने 700-800 ग्राम मल बाहर आना ही चाहिए। 700 से 800 ग्राम मल बाहर आना ही चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट है। उसमें से उतना वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अगर आपने 100 ग्राम रोटी खाई है तो 100 ग्राम रोटी में से बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा? ओनली 20%। हायर साइड बता रहा हूं मैं आपको। अगर वो रोटी को अच्छा पकाया है तो ओनली 20% ही बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है उसमें से। बाकी का 80% तो वो बायोलॉजिकली उसको थ्रो कर रहा है उसको। बॉडी ही उसमें से वेस्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, गणित समझ में आया ना? आपने 100 ग्राम लिया कुछ चीज बनाने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए उसमें से 80% तो वेस्ट निकल रहा है, 20% ही बन रहा है। ये हो रहा है शरीर के अंदर में। आप जितना भी ग्रेन खाते हो ना, उसका 80% वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। 70 to 8 डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन। बाजरा खाया 70%, मिलेट खाया 60%, चावल खाया 85 to 90%, रोटी खाई 85 to 90% वेस्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर आपने 1 किलो चावल खाया या 1 किलो गेहूं खाया, उसमें से 900 ग्राम तो वेस्ट बन गया। तो 900 ग्राम मल बना है बॉडी के अंदर। आप समझ रहे हो? मल, वो मल निकल जाना चाहिए बाहर। जो नहीं निकलता, उतना निकलता है क्या? हाँ, नहीं निकलता है। देखने से पता चल जाएगा कि ये 900 ग्राम मल नहीं है जो बाहर आता है ना। अगर वो मल फ्रेश मल है तो बदबू नहीं आएगी। आज का खाया हुआ आज ही बाहर आता है। अगले 12 घंटे में या विद इन 24 आवर्स में आज आपने जो खाया, अगले 24 घंटे में अगर वो पेट से बाहर आता है ना, तो बदबू नहीं आती है उस मल से। लेकिन अगर आज का खाया हुआ अगर परसों बाहर आता है तो उसमें से स्मेल आएगी। और नरसों बाहर आएगा तो वियर्ड स्मेल आएगी, आपको बर्दाश्त नहीं होगी, वैसी स्मेल आएगी। अगर आपके मल में से ऐसी स्मेल आती है जिसको आप खुद नहीं टॉलरेट कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टिपेटेड। लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए गोल्डन वर्ड में। एनीथिंग व्हाट यू आर ईटिंग एंड इफ योर वेस्ट इज स्टिंकिंग, बदबू आ रही है, आपको लग रहा है, और हवा निकलती है जब आपके गुदा द्वार से, आप अपनी हवा को, वायु को, उस स्मेल को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टिपेटेड, यू आर नॉट इन अ हेल्दी स्टेट। आपका डाइजेशन खराब है। हवा तो मेरे पेट से भी निकलती है, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, लेकिन मेरे वायु से बदबू नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है बदबू। अंडरस्टूड? ये साइंस को समझ लीजिएगा। आपको कल ही पता चल जाना चाहिए। कल मॉर्निंग में अगर आपने जो लैट्रिन किया, अगर उसमें से स्मेल आ रही है, ऐसी स्मेल आ रही है जो आपको हिट कर रहा है, तो फिर यू आर कॉन्स्टिपेटेड। सीधा सीधा मतलब यू आर कॉन्स्टिपेटेड, आपका वेस्ट पुराना है। अंडरस्टूड? 24 घंटे से पुराना वेस्ट है वो, दैट्स इट। लेकिन अगर आज खाया और कल आ रहा है, वो वेस्ट बदबू नहीं करेगा। आएगा स्मेल, लेकिन वैसा स्मेल नहीं आएगा कि एकदम से दिमाग हिट करे। आते ही वो स्मेल चली जाती है। वो एक होता है ना कि लंबे टाइम के लिए, कई बार पता है मेंबर कुछ ऐसे होते हैं, बाथरूम में गए, वो बाहर आते हैं ना, हमें 5 मिनट के लिए तो पहले उसको वेंटिलेट करना पड़ता है बाथरूम को अच्छे से, कि वो स्मेल निकल जाए, बाद में हम जाए। होता है कि नहीं होता है? राइट?
मेरे बाथरूम की वो कंडीशन नहीं है, मेरे बाथरूम की वो कंडीशन नहीं है। अंडरस्टूड? मैं अपने बच्चों को भी पूछता हूँ कि बेटा टॉयलेट कैसा आया तुम्हारा। वेस्ट आपके टॉयलेट से ही पता चल जाना चाहिए कि भाई कि आपका सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक दिन भी अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो समझ लेना कि आप 3 दिन से कॉन्स्टिपेशन में हो। 3 दिन का खाना अटका हुआ है बॉडी के अंदर में, वेस्ट अटका हुआ है। तो अनाज जब रुक जाता है ना बॉडी के अंदर में, मैंने क्या बताया, ग्लूटेन है अनाज के अंदर में, अगर ग्लूटेन रुक जाता है ना वो फैट पे कन्वर्ट होता है। इसलिए देखो लोग बोलते हैं अरे मैं डेयरी नहीं खाता लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। अबे साले तू ग्लूटेन खा रहा है दबा दबा के, और वो ग्लूटेन तू स्टोर कर रहा है। ग्लूटेन, बॉडी ग्लूटेन को स्टोर कर लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। दैट बिकम्स बैड फैट, इट इज नॉट अ गुड फैट। तो जो इंसान मोटे हो जाते हैं ना, ओबीस होते हैं ना, उनके चेहरे से चमक चली जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो बैड फैट है वो। ये चीज का ध्यान में रखो। जी और कुछ पूछना चाहते हो? सर एक वो आंवला पाउडर को वो पी सकते हैं पानी में घोल के? हाँ आंवला पाउडर पी सकते हो, अगर आंवला पाउडर ऑर्गेनिक है तो पी सकते हो आप। सर ऑर्गेनिक तो नहीं है, मतलब मैंने खुद आंवले लेके खुद सुखा के बनाया हुआ तो है। ऑर्गेनिक है ना वो, तो आपने खुद ने बनाया ना। एक होता है कि फैक्ट्री से आता है, वो लोग प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं, मैं उसके लिए मना करता हूँ। अदरवाइज घर पे ही आपने आंवला लिया, उसको छीला, उसको धूप में सुखा दिया, सन ड्राई किया और फिर उसका पाउडर बनाया, ले सकते हो आप। हाँ जी, चलेगा वो। सर कितना लेना चाहिए, मतलब वो कितना डालना चाहिए? तो कोई बात नहीं, आप जितना आपको लेना है 4-5 चम्मच लेना है ले लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो लेमन वाटर प्लस हनी बोला, एनर्जी बूस्टर वगैरह, तो वो हम दिन में जो 2 बार अभी इसी डाइट में जो जूसेस पी रहे हैं, मतलब ऐश गॉर्ड नहीं तो कोकोनट सुबह या दोपहर का, तो उसके जगह ये चलता है? देखिए ये जो है ना, ये एनर्जी बूस्टर है। मतलब ये क्या है ना कि इसको आप एक ग्लास ही पियोगे, ये चलता है। लेकिन मैं ये कहूंगा जो जूस काम करेगा वो ये काम नहीं करेगा। हमें और न्यूट्रिशन की जरूरत है हमें। अंडरस्टूड माय पॉइंट? हनी क्या है बेसिकली? हनी इज अ ग्लूकोज है वो अपने आप में, इट इज अ ग्लूकोज। इंस्टेंटली ग्लूकोज मिलता है बॉडी को, तो एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। साथ में आप लेमन डालते हो तो वो अच्छी बात है, चल जाएगा, वो बात नहीं चलेगा। लेकिन फिर इसी को ही रूटीन बनाएंगे, इसका कोई माइनस पॉइंट नहीं है, चला सकते हो। लेकिन हमें और भी न्यूट्रिशन की जरूरत है जो हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। बेटर है कि पहली प्रायोरिटी उसको दो आप, इसको आप सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखो। हाँ नहीं, इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कभी कभी ऑन सम डे सुबह के योगा के बाद थोड़ा टायर्ड लगता है, क्योंकि आदत नहीं नहीं लेना है चाहिए, थोड़ा रोज लो। मैं तो बोलूंगा कि रोज लो, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे मत रखो। ठीक। अंडरस्टूड? इसको प्रायोरिटी पे मत रखो, ये रोज ले सकते हैं आप। मैं भी लेता हूँ, मैं ऑलमोस्ट डेली तो नहीं लेता हूँ लेकिन वीक में 3 से 4 टाइम तो लेता ही लेता हूँ। मुझे हनी बड़ा अच्छा लगता है इसलिए, और मैं ऑर्गेनिक हनी यूज करता हूँ, हिमालय वाला हनी यूज करता हूँ। मैं स्पेशल मंगवाता हूँ वहां से। तो वो जो वहाँ का जो हनी का जो फ्लेवर है वो ऑसम फ्लेवर है। वो यहाँ के मल्टीफ्लोरा में वो फ्लेवर नहीं आता है, वो एक अलग ही फ्लेवर आता है वहाँ का एक। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। इट इज लिटिल बिट कॉस्टली बट इट इज परफेक्टली फाइन। क्या है अपने को खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। वैसे ही बहुत सारे खर्चे मेरे कम हो गए। ठीक है फिर। और एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। हम जब कभी सस्टेन पीरियड के लिए बैठते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब 1-2 घंटे रहेगा, तो सडनली उठने के बाद कभी कभी चक्कर आ जाते हैं या लाइट हेडेडनेस फील होता है बैठने के बाद, तो वो क्यों रहता है और वो उसके लिए क्या कर सकते हैं अभी? उसके लिए पानी के अंदर बॉडी के अंदर में पानी की मात्रा कम है, इसलिए पानी की मात्रा कम हुई है इसमें। तो पानी जो है, चक्कर का आना का मतलब क्या है? 2 चीजें, एक तो है कि ग्लूकोज कम हुआ है शरीर के अंदर में, और पानी कम हो गया बॉडी के अंदर में।
या तो क्या है कि इतना काम कर लिया, पानी पानी पीना ही भूल गए हम। एक तो ये है, अल्कलाइन डाइट रखोगे चालू तो पानी भले ही कम पियोगे, लेकिन अल्कलाइन फूड से पानी हमें मिल जाता है। वो वही है कि जनरली बहुत लोग भूल मिल जाते हैं ना, पानी पीना भूल जाते हैं कई बार। तो बेटर क्या है कि थोड़ा है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5-5 लीटर पानी पियो, मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर पानी पियो, नो, दैट इज नॉट द साइंस। वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन वाला साइंस है, लेकिन एज पर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, प्यास लगे तो पानी पियो, तो पानी अपने पास में रखे रखो। थोड़ा सा भी गला में हल्का सा ऐसा लगे ड्राइनेस जैसा, पानी पी लो आप टाइम टू टाइम। हाइड्रेटेड रखो अपने आप को, अंडरस्टूड? तो फिर ये शायद इश्यू नहीं होगा, ये देख लीजिए आप। और दूसरी बात है कि नींद भी अच्छी होनी चाहिए, अगर नींद आपकी अच्छी नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी एक सवाल ये है कि ग्रीन टी भी आपने मना किया है, तो ग्रीन टी तो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी, तो विदाउट मिल्क। हाँ, तो ग्रीन टी में क्या मना करता हूँ, आप एक काम करो, पुदीने की चाय, तुलसी की चाय, वो भी ग्रीन टी बन जाएगी, उसकी चाय पियो, हर्बल टी पियो आप। बाजार से लेकर के आके जो ग्रीन टी का जो पाउडर आता है ना, वो लेने की जरूरत नहीं है। आप ग्रीन टी अपने घर पे बनाओ ना, अजवाइन की चाय, पुदीने की चाय, तुलसी की चाय, ये सब की क्या बढ़िया चाय बनती है। उसमें आप थोड़ा बहुत सिनामिन मिलाओ, लास्ट में नींबू मिलाओ, नींबू बॉइलिंग के टाइम पे मत डालना, नींबू लास्ट में डालना, गुड़ मिलाओ, जैगरी मिलाओ। हाँ, काढ़ा नहीं है, चाहिए वो पुदीने की चाहिए। आप पानी को पहले उबालो, उसमें पुदीने के पत्ते डाल दो आप उसमें, फिर पानी तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, उसमें पुदीने के पत्ते डाल दो, नींबू वींबू डाल दो, गुड़, हाँ पानी उबालो, गुड़ भी उबालो उसके अंदर, गुड़ को थोड़ा मेल्ट होना पड़ेगा, बराबर है। तो गुड़ और पानी को उबाल दीजिए, फिर उसमें लास्ट में पुदीना मिला दीजिए और अपना लेमन मिला दीजिए, और सिनामिन भी मिला सकते हो मिलाना है तो, और उसको कवर करके रख दीजिए 5 मिनट में, देखो क्या मस्त चाय बन जाएगी। वो चाय पियो आप, हर्बल टी, बराबर है। ग्रीन टी पीने की जरूरत नहीं है। ग्रीन टी आप तभी पियो अगर आपकी ग्रीन पत्ता आपके पास में आता है। तो जिस चाय की बात कर रहे हो, जिससे वो ग्रीन टी बनाते हैं, उसको बोलो मुझे ये पौधा चाहिए बस, फ्रेश ताजा, उसकी चाय बना के पियो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय का कल्चर ही वहां चाइना में, चाय का कल्चर ही ऐसा ही था। हम हिंदुस्तानियों ने नहीं, ब्रिटिशरों ने इसको कमर्शियल किया है, अदरवाइज टी अपने आप में एक मेडिसिन था। तो टी जो है ना, टी को क्या करना रहता है, टी के पत्ते, चाइनीज लोग क्या करते थे, चाय की पत्तियों को उबालते थे और वो पानी पीते थे। हमने क्या कर दिया, पत्तियों का हमने चूरा बना दिया, केमिकल प्रोसेस कर दिया, उसका पाउडर बना दिया, उसमें तरह तरह के ये करके फिर हमने उसको अभी पैकेट में बेच रहे बाजार में, और वो चाय पीते हैं। अंडरस्टूड? ग्रीन टी आपको पीना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्रीन टी जिससे बनता है ना, वो पौधा लेकर के आओ, उसका बना हुआ। लेमन ग्रास आता है, लेमन ग्रास की चाय पियो, क्या वंडरफुल चाय बनती है लेमन ग्रास की। अंडरस्टूड? ये सभी पत्तियों के चाय पियो आप, लेमन ग्रास पुदीना मिक्स कॉम्बिनेशन बनाओ चाय उस पे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।